दहलीज निकालने की हिम्मत कलेक्टर साहब को कैसे हुई? क्योंकि एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, वहां पे मासिक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक जजमेंट आया, उसमें यह कहा है कि एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति स्वयं वहां वैलिड नहीं होते हैं। तो कलेक्टर साहब तुम यहां वैलिड कैसे हो? यह सवाल है कि आपका इस शेड्यूल एरिया के अंदर अगर कलेक्टर कहता है कि सरकारी जमीन है या कलेक्टर कहता है कि मेरी जमीन है, तो कलेक्टर साहब सबसे पहले तुम्हारा बाप लाके रखो, या जमीन किसकी है उसको दे देंगे हम। यह जमीन जो है अगर सरकारी है तो सरकार का बाप लाके दिखा दे, कलेक्टर तेरी है तो तू तेरा बाप लिखा दिखा दे, मैं मेरा बाप दिखाता हूं, ये जमीन किसकी है हम बता देंगे। कालांतर में ये जो खेवट हुई है, खेवट मतलब खाली जमीन जो पड़ी रहती है उसका खेवट होता है, और खेवट ही जो शब्द है वो आपका रिवेन्यू में जाकर के खाता नंबर बनता है। तो यहां सरकार की जमीन कैसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगर निगम और नगर पालिका नगर पार्षद बना करके ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम सभा का वैलिड नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 का एम यह कहता है कि इधर नगर पालिका नगर निगम का विस्तार नहीं हुआ है, तो तुम ये नगर निगम लेकर के कैसे बैठे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपका अलीराजपुर हुआ, जोबट हुआ, मेघनगर हुआ, थांगला हुआ, पेटलावद हुआ, ये सब में नगर पालिका नगर निगम का विस्तार इन लोगों ने करके रखा है। मतलब संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर के इन पे एफआईआर कराएंगे तो कलेक्टर साहब को भी जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इस देश का 8% आदिवासी मालिक है, बाकी विदेशी है। साथ में यह भी कहा है कि आदिवासियों का संरक्षण करना, उनकी भूमि से उनको बेदखल नहीं करना, उनके रिवाजों का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आप ये कानून ला करके कितने बड़े देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये लोग जान नहीं पा रहे हैं। ये जो बार बार हमारे लोग आवाज उठाते हैं और ये लोग आईपीसी और सीआरपीसी लगाने का प्रयास करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में पल्ला काशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। मतलब जो जज साहब है वो भी आदिवासियों को दंड नहीं दे सकते हैं, तो हम लोगों को जेल और जुडिशियल कस्टडी कैसे दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है आपके अलीराजपुर में। और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक बार और कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया। मतलब सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र या अलीराजपुर में नहीं हुआ है, तो आप आईपीसी तो लगा रहे हो पर सजा कैसे दे रहे हो, यह भी बहुत बड़ा सवाल है आपके अलीराजपुर के अंदर। यहाँ के समाज सेवी और यहाँ के राजनीतिक बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं, ये लोग क्या सिर्फ नींद निकाल रहे हैं? इनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? ये लोग संविधान का सा नहीं पढ़े? ये नींद निकालने वाला काम बंद कर दीजिए। अलीराजपुर हमारे आदिवासियों का क्षेत्र है और यहाँ पर कलेक्टर साहब भी अवैधानिक है। अगर वैधानिक है तो हमें कलेक्टर साहब गैजेट नोटिफिकेशन अर्थात राजपत्र आप दिखाए तो हम मानेंगे कि आप इस ऑफिस में वैलिड है। हमारे क्षेत्र में ये जो लोग हैं आपके झाबुआ और अलीराजपुर जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें ये लोग मिशनरी टाइप से घुसते हैं, ये लोग धर्म का एजेंडा लेकर के घुसते हैं, ये लोग फालतू का प्रोपेगेंडा नौकरी लेकर के घुसते हैं कि आपको ये दे देंगे, आप तो भक्त बन जाओ, आप ये बन जाओ करके आपकी जमीन छीन रहे हैं। जबकि आपके आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र झाबुआ और अलीराजपुर में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, ऐसा समता जजमेंट ने कहा है। और कहा है फिर हमारे एंटी ने कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है, और भू राजस्व संहिता की धारा 165 ने कहा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं हो सकती है। तो क्या सरकार आदिवासी है जो मेरी जमीन छीन रही है? यह जो सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सब लोगों को आज आप तहसीलदार और एसडीएम जिनसे भी मिलने आए हैं उनसे ये कहना कि तू तेरा बाप ला करके दिखा दे तो हम मेरे हिस्से की, मेरे बाप के हिस्से की भी
की तुमको जमीन दिला दो, पर तेरा बाप नहीं है तो तू पोटले बांध के यहां से निकल जा। क्योंकि जो जमीन है वो अपने बाप के नहीं होती। ये लोग नाजायज औलाद है जो आपकी जमीन मांग रहे हैं, इनके बाप का ठिकाना नहीं है। ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से आए हुए लोग हैं जो आपके खनिज को छीनने का कोशिश कर रहे हैं। केरल बनाम 2013 में एक जजमेंट आया, उसने कहा कि जिसका जमीन है उसी का खनिज है। तो हमारे जमीन में पेंसिल निकले या कुछ भी निकले, हमारा भाई कलेक्टर 13 केस है, आज जवाब दो भाई। आपको सवाल पूछने लायक बनना पड़ेगा। अगर सवाल पूछने लायक नहीं बने तो ये लोग जो है आपको मार डालेंगे, आपको निपटा डालेंगे। ये एनडब्ल्यू जैसे साजिश लेकर के आ रहे हैं, G20 का एजेंडा लेकर के आए हैं। ये लोग कभी बारिश करवाते हैं, कभी नहीं होती है। ये लोग कृत्रिम बारिश करवा के आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लान कर रहे हैं। लड़ाई दो प्रकार की है भाइयों, नस्ल और फसल की। फसल उसने खत्म कर दिया, आपका देसी बीज खत्म कर दिया, कोदरा खत्म हो गया, हमली खत्म हो गया, कूड़ा खत्म हो गया। और लोगों ने जीएम सीड्स लागू किया है, जीन मॉडिफाइड सीड, मतलब कि आपके बीज का डीएनए चेंज कर दिया है। ये लोग एनडब्ल्यूओ की साजिश में भूखमरी लाएंगे, महामारी लाएंगे, और जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशारी लॉकडाउन लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आपका बारिश नहीं हो रहा है। आप लोग एक काम करिए, कंपनियों को जमीन दे दो और आप बंधुओं मजदूर बन जाओ। वो आप लोग कंपनी में काम करने जाओगे और कंपनी सारा ठेका लग दे, सारी जमीन कंपनी के हो जाएगा। ऐसा G20 का एजेंडा बोलता है। इस एजेंडे पे ये जो प्रोजेक्ट निकला, इस एजेंडे पे ऊपर ही मोदी जी का फोटो है, उस पे लिखा G20 का एजेंडा, वन वर्ल्ड वन मिलिट्री डीपॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने का प्लान है उनका। जनसंख्या नियंत्रण में कोई मंत्री अपने छोरे को नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो आदिवासी के छोरे को मारेगा। और जो कंपनी ला करके जो पानी निकलेगा उससे आपके बच्चे लूले, लंगड़े, बेरे, काने, भूसे पैदा होंगे। और जो आपके बच्चे ऐसे पैदा होंगे तो सरकार ये प्रस्ताव लेकर के आएगी और कहेगी कि काम करो, आप हमसे बच्चा लो, हाइब्रिड बच्चा लो, जिसका जीन चेंज करके वो देंगे। जैसे आपका कपास आया ना BT2, वैसा ही आपका बच्चा भी हाइब्रिड वाला बच्चा, यानी कि डीएनए, आपकी नस्ल खत्म करने का प्लान है। अगर तर्क करने वाला नेता हो, अगर कोई तर्क करने वाला कलेक्टर हो या तर्क करने वाला SDM हो, तो वो हमसे आकर के सवाल करे या तर्क करे, हम बताते हैं हम सत्य बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये लोग आने वाले 10 साल में आदिवासियों को इस धरती से निपटा देंगे। आप लोगों को जागना होगा, सरकार की नीतियों से दूर रहना होगा और नेताओं को, इधर गुमान सिंह जी भी इधर झाबुआ से है, रतलाम में उनको बिना कपड़े करके भेजा था ना, वैसे इन नेताओं को भी आप भेजना चालू करो। इन नेताओं को भले कांग्रेस का हो, भले बीजेपी का हो, नेता तो आदिवासी है, हमारी नस्ल का है, हमारे खून का है, हमारी बात क्यों नहीं करता? क्या आप ये जो देश है, ये गांव से देश है, देश से गांव नहीं है, गांव से इंडिया, इंडिया से गांव नहीं है। इस फिलोसॉफी को समझो। तो सारे नेताओं से निवेदन है कि दिल्ली की बात नहीं मानो, हमारी बात मानो, तो यहां रहो, नहीं तो तुमको गांव से बाहर कर देंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव के पटेल, गांव के मालिक कहलाते हो। अगर आप 6x6 का या 40x50 का प्लाट अलीराजपुर में अगर खरीद के रहने लगो तो तुम वहां के आसामी और शरणार्थी कहलाते हो। ये चीजों को समझना होगा। गांव है तो रीति है, गांव है तो रिवाज है, गांव है तो परंपरा है। अगर गांव खत्म हो जाएगा तो आपकी रीति रिवाज, परंपरा और मालिकाना हक भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ये तो सोचना ही मत कि हमको जमीन के बदले जमीन मिल जाएगी, इसके बदले या इसके में ये मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये लोग आपको ऐसे क्षेत्र में ले जाकर के फेंकेंगे जहां आपको काका, बाबा, मामा, मामी, महोल, मासी किसी का भी पता नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्र में आपको फेंकेंगे, क्योंकि ये उदाहरण हम देख चुके हैं कि हमारा जो माही डैम बना है बांसवाड़ा के अंदर, वहां से एक भाई डिंडर परिवार का जब आपका विस्थापित होकर के गुना जिले राघोगढ़ में गया, जब हम उनसे मिले तो उनके आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि विलेश भाई, मेरी माँ का भी पता नहीं, मेरे बाप का भी नहीं पता, मेरे मामा का भी नहीं पता, मेरा मासी का भी नहीं पता, और दिन में शरणार्थी लोग मेरी छोरियों को पकड़ लेते तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ऐसी हालत करके वो रो रहा था। अगर आपके इस 15 गांव में ये लोग खरीद करके आपको भगाए ना, आपकी हालत भी वैसी कर देंगे। इसलिए आपको जाग जाना चाहिए। कांग्रेस आइन बीजेपी पाप नहीं करना है, आपको समाज का सामाजिक सैनिक बन के खड़ा होना है। जिस
जिस समाज का सामाजिक सेना खड़ी हो गई, उस दिन इन जो हमारे पे मूत रहे, हमारे लिए खनिज ला रहे हैं, इनके गांव में घुसने की औकात नहीं होगी। अगर गांव में घुस गया तो जिंदा वापस लौटना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सामाजिक व्यवस्था पे काम करें, सामाजिक सैनिक बनाने का काम करें। आप उनके इतिहास उठा के देख लीजिए, टंटिया भील और बिरसा मुंडा। टंटिया भील एक वो सैनिक थे, 1700 सैनिक मात्र उनके साथ चलते थे, पर जब मरे तो 2 लाख लोग उनको देखने को तरस गए। टंटिया भील है कौन? ये है नैसर्गिक पावर आदिवासियों का। आप लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा। जब बिरसा मुंडा को जेल में डाला, चमड़ी उधड़ गई और कहा गया बोल तो आदिवासी नहीं है, देश का मालिक नहीं है, मर गया आदिवासियों का पुत, पर ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासी नहीं हूं। ऐसे खून ने आपके लिए बलिदान दिया है। उनका बलिदान व्यर्थ मत जाने देना, अपने गांव नष्ट मत होने देना, अपना जमीन छोड़ना मत। तुम्हारे बाप दादा अनपढ़ थे, ये कहना गलत है। अगर तुम्हारे बाप दादा की जमीन में गेर अगर पेड़ डाल देता था ना, कुल्हाड़ी से पेड़ काट देते थे, तुम पढ़ लिख कर गुलाम बने बैठे हो भाई। ये चीज को समझना है। ये अक्सर ज्ञानी लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। कलेक्टर कहते हैं गांव वाले अनपढ़ है, हम कहते हैं कलेक्टर साहब मेरा बाप दादा हल बनाता है, तू बना के दिखा दे, तेरे को मान लो तू ज्ञानी है। ये इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है। ये कागज पे काले पे तोड़ा और तोड़े पे काला करके लोगों को ठगने की नीति अपनाते हैं। असली कमाई तो हम करते हैं जमीन में कमा करके। आपका ये जो जमीन है एक हमारी माँ है जिसने जन्म दिया है, और उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो हमारी जमीन है जिसने हमारी माँ को भी खाना खिलाया है। ये जो कांग्रेस बीजेपी और नेता लोग हैं, ये अपनी माई का समझौता करते हैं। ये आदिवासी माई का लाग अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। इन लोगों की जो खून में ऐसा हो गया है, इन लोगों के डीएनए में सौदागिरी हो गई है, इन लोगों ये दलाल बन गए हैं। इन लोगों से एक बार अंतिम बार भी ये निवेदन करते हैं कि आप ऐसा कोई सौदा मत करिए, आप ऐसा कोई दलाली मत करिए कि मेरा आदिवासी समाज मर जाए या मेरा आदिवासी समाज नष्ट हो जाए। जिस आदिवासी समाज के तुम वोट लेकर के दलाली करते हो ना, वो समाज ही नहीं बचोगे तो तुम दलाली या वोट किससे लोगे? आप लोगों को ये चीज समझने की है। और ये लोग धर्म के नाम पे तुमको भड़काते हैं तो सुनिए, ये सब काली टोपी वाले गैंग है। किस किस की काली टोपी है? शरणार्थियों की भी काली टोपी है, और आपके मौलाना भाई है उनकी भी काली टोपी है, ईसाई भाई है उनकी भी काली टोपी है। ये सब भाई भाई है। असली देश का मालिक तो तन पे धोती और सर पे पगड़ी वाला ही है। इस देश कालांतर में आप देखोगे जिसके तन पे धोती और सर पे पगड़ी वही आदिवासी है, बाकी सारे विदेशी है। ऐसा 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में मार्कंडे काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा ने कहा है। अगर किसी को लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो वो कोर्ट को चैलेंज करे, रिव्यू पिटीशन लगाए। तो ये सारे धर्म के चक्कर में आप नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ जमीन के लिए लड़ना है, क्योंकि जमीन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जमीन से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, और जमीन से बड़ा कोई भगवान भी नहीं है। इस बात को आपको समझना है। जमीन है तो ही यहाँ पे भगवान है, और जमीन है तो यहाँ धर्म है, और जमीन है तो यहाँ तुम भक्ति कर सकते हो। जमीन से बड़ी भक्ति, जमीन से बड़ा धर्म और जमीन से बड़ा भगवान कुछ भी नहीं है। इसलिए आप करोड़ों कमाते होंगे, करोड़ों रुपए आपके पास होंगे, करोड़ों आप खा नहीं सकते, खाओगे तो जमीन में उगा हुआ धान ही। इसलिए आप लोग जमीन का सौदा बिल्कुल मत करना। गांव के जो भाई लोग हैं, पटेल है, पुजारा है, वो लोग अगर पुलिस वाले कहते हैं कि या फिर कलेक्टर कहता है कि ये सरकारी जमीन है, तो उसका कहना कि सरकारी जमीन है तो सरकार का बाप लाके मुझे दिखा दे तो मैं जमीन तेरे को दे दूंगा। अगर वो उसका बाप नहीं दिखा पाता तो उसकी काई की जमीन? वन विभाग कहता है कि इधर वन विभाग का जमीन है, इधर से हमने पटेल ने कागड़ खींची कि ये तो ये गांव है, उधर कागड़ खींचा ये तो ये गांव है, तो बीच में जंगलात कहां से आ गया भाई? ये जंगलात वाला जो कॉन्सेप्ट है, वन विभाग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र अलीराजपुर में लागू नहीं होता है। तो आप वन विभाग की थोड़ी हमारे ऊपर कैसे लगा रहे हो? अगर कोई लागू होता है तो राजपत्र दिखाए। इनके पास किसी प्रकार का कोई राजपत्र नहीं है। हमने आरटीआई लगा के पूछा कि वन विभाग की जमीन का बाप कौन,
तो वो कहता हमें जानकारी नहीं है। तो बिना बाप की जमीन कैसी भाई? सरकारी जमीन जो अनुसूचित क्षेत्र में है वो उसका बाप कौन? तो उनको कलेक्टर कहता है हमको नहीं मालूम। रतलाम कलेक्टर बोलता है कि हमको नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो बिना बाप की जमीन कहां से आई भाई? ये जो है ना बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल फेकोलॉजी तरीके से शासन कर रहे हैं, झूठ बोल के शासन कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट लेकर के शासन कर रहे हैं। इसलिए आपको समझना होगा इधर वन विभाग भी नहीं है, इधर सरकारी जमीन भी नहीं है। हमने गांव में खाली पड़ी जो जमीन है जिसको तुम सरकारी जमीन बोल रहे हो वो तो हमने ढांडे चरने के लिए रखी थी, ढूंढने के लिए रखी थी, नाचने के लिए रखी थी, और तुम कह रहे हो सरकारी जमीन। हमारे बाप दादा ने ढांडे चरने के लिए जो जमीन रखी थी वही ये लोग कहते हैं सरकारी जमीन। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ये जमीन हमारी ही है और इन किसी भी कलेक्टर की नहीं है, किसी की भी एसडीएम की नहीं है। अगर यहाँ कलेक्टर एसडीएम साहब हमारे सामने आए तो हम उनको बता देंगे कि किसकी जमीन है। तो आप सब भाई लोगों से ये निवेदन है कि जमीन की लड़ाई में संगठनवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद सबसे ऊपर आकर के लड़ाई लड़ो। समाज मरने वाला है, समाज को ये लोग मारने वाले हैं। एनडब्ल्यू जैसी साजिश ला करके आदिवासियों को मार देंगे और आदिवासियों की फसल तो बर्बाद हो गई है, नस्ल भी बर्बाद कर देंगे। ये प्लान इन्होंने एनडब्ल्यू की साजिश में बनाया है, जो पेपर में लिखा है G20 एजेंडा। ये यही एजेंडा है कि आप लोगों को मारने की साजिश है। अभी तक तो जमीन जा रही थी, अभी आपकी मौत पे आकर के गिरी है कि आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, ये सवाल है। ये लोग जो है आपको मार देंगे और मरने का टाइम आएगा और आप कहेंगे कि जाग जाए, संभव नहीं है। इसलिए जो भाई लोग, जो समाज सेवी भाई लोग, कार्यकर्ता लोग, ये जो युवा लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसी साजिशें हो रही है, इन साजिशों को मान करके लड़ने की हिम्मत लाए, बिरसा और टंटिया को पढ़ने की कोशिश करें। हमारे आदिवासी वो लोग थे, हमारे पुरखे वो लोग थे कि गर्दन कटती थी तो गर्दन अलग हो जाती थी, धड़ चलता था। इतने पावरफुल हम लोग हैं, डरने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये लोग जेल में डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हमारा। और जेल तो हम पहले कह दिया, जेल तो हमारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, हम डरने वाले नहीं है। हमें गुमान सिंह जी ने जेल में डलवाया था, रतलाम में डलवाया, नहीं माना तो जबलपुर सेंट्रल जेल में करा, पर हमें कोई डर नहीं लगा। हम लोग, हमारा समाज जिंदा रह जाएगा, मरना तो वैसे ही है, मरना तो वैसे ही है। अगर समाज के लिए लड़ते लड़ते मरते हैं तो ये बड़े गर्व की बात होगी। आप सब युवा लोग ये पढ़ लेकर के जाए कि जमीन का 1 इंच भी हम किसी को नहीं देंगे। आपका अलीराजपुर और झाबुआ का प्लान कि नगर पालिका और नगर निगम जितनी बनी है वो सब असंवैधानिक है। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, आपका पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि नगर निगम, नगर पालिका झाबुआ और अलीराजपुर में असंवैधानिक है, इसको तुरंत यहाँ से खत्म करें और ग्राम पंचायत बनवाए। ग्राम पंचायत बन जाएगी तो पैसा एक लागू हो जाएगा, पैसा एक लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा वैलिड हो जाएगी और रूढ़ी प्रथा का जो ग्राम सभा है वो भी स्वतः लागू हो जाएगी। इसलिए आपका पहला मुद्दा ये होना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ रूढ़िगत ग्राम सभा एग्जिस्ट करती है, तो यह सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो सरकार और कलेक्टर कैसे कह रहे हैं कि मेरी जमीन है? तो जितने भी नेता बैठे हैं, समाज सेवी भाई बैठे हैं, जितने भी संगठन के भाई लोग बैठे हैं, उनका दूसरा मुद्दा यही है कि आपको 1 इंच भी जमीन सरकार को नहीं देनी है। जितने भी भवन इधर बने हैं सब